अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और खुशबाश होंगे। तो मेरे बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोर्शन बी, डैट इज़ हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी थी, तो ये वाला पोर्शन हमारा रह गया था। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हैं जब कोई बॉडी, दो बॉडीज़, दो ऑब्जेक्ट्स, दो टाइप ऑफ मैटर जो हैं, सेम टाइप मैटर भी हो सकते हैं, आपस में टकराएं, आपस में टच हों, कॉन्टैक्ट में आएँ। तो वो जो आपस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर या दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएं, तो वो फोर्स क्या होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब हमारे पास कोई मैटर, कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडीज़ जो हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट, आपस में टच किए बगैर जो है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएं, तो वो क्या होगी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वो क्या कहलाएंगी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो वो मेरे पास कहलाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन वर्क फ्रॉम डिस्टेंस। ये काम करती है दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पर रहकर। डैट इज़ वाई दीज आर समटाइम्स कॉल्ड एन एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो ये एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस भी कहलाती हैं। देर इज़ अ फोर्स, देर इज़ ऑलवेज अ फील्ड लिंक विद नॉन कंडक्टिव फोर्सेस। यहाँ पर एक फील्ड है, एक ताकत होती है जो कि इनको आपस में जोड़े रखती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। इस वजह से हम लोग इनको फील्ड फोर्सेस का नाम भी देते हैं। A few example of non-contact forces are described below। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे नीचे एक्सप्लेन गई हैं, जिनको हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर 1 पे मेरे पास है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो कि हमारे पास जो है कायनात में मौजूद हर कोई ऑब्जेक्ट के दरमियान पाई जा रही, जो उसको क्या कर रहा है? आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अर्थ मून को कर रहा है, ठीक है, मून अर्थ कर रही है, सन कर रहा है हमें। ठीक है, लाइक हम लोग जो है वो एप्पल जो लाइक देखा होगा आपने कि जब दरख्त से नीचे गिरता है तो वो नीचे की तरफ आता है। ये जो एप्पल है और जो अर्थ जो है वो आपस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ताकत कशिश धक्का लगा रही है, तो वो फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं और जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, जब कोई चीज़ को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट ब्रिंग्स इट बैक। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो उसे नीचे की तरफ लेके आती है। लाइक आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो नीचे ही आके गिरती है। वो क्या क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक हो गया। In fact, the gravitational force is an attractive force that exists among all bodies which having a mass। तो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स उन तमाम बॉडीज़ के दरमियान पाई जाती है जिसका कुछ ना कुछ मैस होगा। एंड इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी बॉडीज़ हो ना, उनके दरमियान भी ये पाई जाएगी। ठीक है, एंड गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। और हम लोग इसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से ये स्टडी करते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास है जी एफ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर। ये कैपिटल जी है। एक आपने स्मॉल जी पढ़ा होगा, वो ग्रेविटेशनल जो है ना, वो वैल्यू, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलेरेशन की, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू है। ये जो ना ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 6.6 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये और चीज़ है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। वेयर m1 m2 आर द टू मैसेज, डिस्टेंस आर क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है, लाइक कोई भी दो बॉडीज़ हैं तो इनके दरमियान हम लोग फोर्स से फाइंड कर सकते हैं। आप इनके मैसेज को प्रोडक्ट लो और इनके जो दरमियान डिस्टेंस है आर है उसका स्केल लेकर इन पर डिवाइड कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू के साथ,
तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी फोर्स होगी जो उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान पाई जा रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द सन ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स ऑर्बिट। जो सन है वो उसके गिर्द मौजूद ऑर्बिट्स में मौजूद जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाकर उनको ऑर्बिट्स के अंदर रखता है। सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कीप्स द मून इन ऑर्बिट। इसी तरह से जो अर्थ है वो मून को उसके ऑर्बिट में रखती है। इवन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन द सर्फेस एग्जर्टिंग डाउनवर्ड फोर्सेस कॉल्ड वेट फोर्सेस। कहता है इवन कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सरफेस के ऊपर ही पड़ा हो उसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही है जिसे हम लोग वेट फोर्स कहते हैं। अब वेट फोर्स कितनी, W इक्वल टू हमने पढ़ा है mg, डेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटेशनल वैल्यू, डेट इज कॉल्ड इट्स वेट। ठीक हो गया। ड्यू टू दी अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ नोन एज ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी की वजह से लगती है। लाइक आप कहते हैं ना वेट क्या होता है, वेट होता है हमारे पास जब भी कोई बॉडी जो होती है ना उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो ग्रेविटेशन फोर्स है। जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा जी, उसका वेट। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास किसी भी मैटर का, बॉडी का मैस और वेट बराबर हो सकता है डिफरेंट प्लेस पर। लाइक हमारे पास मैस था, ये सेम मैस हम लोग अर्थ पे रखा हुआ है और सेम मून पे रखा हुआ है, क्या इनका वेट बराबर होगा? तो देखो मैस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास हम लोग जो हैं वो आइस कैंडी खाते थे, गोला खाते थे, है ना, विंटर हम लोग खाते थे गर्मी के अंदर। तो देखो वो जो हम गोला खाते हैं ना, बर्फ़ जिससे हम बनाते हैं, स्नो बॉल बनाते हैं स्नो जो, है ना, तो देखो वो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ आइस है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना, मादा है, वो हमारे पास उसका मैस होता है। तो आप उसको ज़मीन पे लेके जाओ चाहे चांद पे ले जाओ, उनका जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो सेम रहेगा। बट देखो ज़मीन के ऊपर जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1/6 देन लेस देन इसके है, इससे कम है। तो मतलब ये कि मून के ऊपर, चांद के ऊपर उसका वेट कम होगा, अर्थ पे क्या वेट होगा उसका ज़्यादा होगा। अगर आपने कभी कार्टून मूवीज़ के अंदर देखा हो तो आप देखा होगा आपने कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस के अंदर जाते हैं वो हवा के अंदर ही मूव कर होते हैं, वो ज़मीन पर जैसे हम लोग यहाँ पर चल पाते हैं वैसे चल नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, उनका वेट कम है, इस वजह से वो हवा में मूव करता है। जैसे कि आप पंख देखते हो तो पंख हवा में मूव करता है, क्यों? क्योंकि उसके वेट कम है यहाँ पर। इसी तरह से वहाँ पर उसका वेट कम है, इस वजह से वो ज़मीन पर प्रॉपरली चल नहीं पाता, अर्थ की कि नहीं मून की, है ना, जैसे अर्थ पर चल पाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास वेट जो है वो डिफरेंट थिंग है देन हमारे पास मैस के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आ गई होगी कि वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट में पाए जाए जो उनको आपस में अट्रैक्ट करे वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने एग्जांपल ली, जैसे कि हमारे पास एप्पल जो है वो ट्री से नीचे गिर रहा है, तो वो नीचे की तरफ क्यों होता है, क्योंकि ये जो एप्पल है इसके और ज़मीन के दरमियान एक फ़ोर्स लग रही है, वो फोर्स क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये विदाउट कॉन्टैक्ट है तो हमारे पास क्या लाएगी जी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्यों लग रही है, इनके दरमियान एक फील्ड है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। ओके हो गया जी। और आगे हमारे पास टाइप आती है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्सेस क्या हैं इसको समझ लो अच्छे से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पास क्या लाती है जी, इलेक्ट्रो मीन चार्ज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टैटिक रुका हुआ चार्ज, फोर्स ताकत, यानी ऐसा चार्ज जब हमारे पास कोई चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है वो रुका हो, रेस्ट पर हो, उस वजह से जो फोर्स लगती है वो क्या होती है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। ठीक है। अब कभी मैं भी आपने बचपन में जो है क्लासरूम के अंदर जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, हमारी जो प्रैक्टिकल भी था, हम लोग छोटी क्लास पढ़ते थे तो हम लोग ये डिमोन्स्ट्रेशन ज़रूर करते थे क्लास में बैठ के, जब फ्री होते थे। करते क्या थे कि हम लोग कॉपी के जो पेज थे उनको जो था वो फाड़ कर छोटे छोटे उसके टुकड़े कर कर हम लोग उसको डेस्क पे रख लेते थे और हम लोग स्केल लेके यानी उनको रब करते थे, ठीक है, किस पेंसिल के साथ उसके ऊपर कलर करके, यानी पेंसिल के साथ जब करते थे उसके ऊपर जो रगड़ते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम लोग रगड़ते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता था, फिर हम लोग करते क्या था, हम स्केल को लेके उसको अपने बालों के अंदर जो थे लाइक हम लोग कंघी की तरह हम लोग उसको लगाते थे, तो उसको भी हम लोग रगड़ते थे असल में। तो जब उसको भी रगड़ते थे तो उसके ऊपर भी एक चार्ज आता था। तो जब हम उस स्केल को लेके हम लोग उस कागज़ के ऊपर रखते थे ना, तो वो कागज़ जो है स्केल के साथ जो चिपक जाते थे, क्योंकि उन दोनों के दरमियान एक चार्ज मौजूद था दोनों के पास। तो इस वजह से वो क्या होते थे,
अट्रैक्ट हो जाते थे क्योंकि उनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होता था। ठीक है, तो मतलब ये है कि चार्जेस की वजह से भी हमारे पास फोर्स होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया हुआ है, कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे, उनके अंदर पाई जाएगी द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल, दूर दूर भागेंगे। जैसे देखो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बलून दूर दूर भागेंगे। ठीक हो गया। अब एंड द सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एज शोन फिगर 3.3, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया भी जा रहा है। लाइक ए ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। जिस तरह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, इस तरह से भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है जी, लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाती है। तो साधारण बात समझो, किसी भी बॉडी पर मौजूद चार्ज, लाइक तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ कॉमन कि ये कैसे एग्जांपल है। जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो तो कभी आपने गौर किया जहाँ पे फिंगर टच करते हो वहाँ से ही क्यों चलता है आपका कंप्यूटर। असल में होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर चार्ज मौजूद है जो कि स्टैटिक चार्ज है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब हम टच पे क्लिक करते हैं ना तो असल में उसके टच के ऊपर भी एक चार्ज आया होता है, तो वो चार्ज वहाँ से उसको पिक कर लेता है, तो वहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है जहाँ से सिस्टम पता चलता है कि यहाँ पर मैंने कमांड देनी है। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट टाइप मेरे पास आती है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है, जो कि मकनातीसी ताकत होती है, लाइक मैग्नेट की वजह से। आपने देखा होगा कि हम लोग एक मैग्नेट, हमारे पास मैटर रहता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी मेटल जो है उसके पास लेके जाएँ तो उसे अटैच कर लेते हैं। तो ये फोर्सेस जो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हैं, मकनातीसी ताकत की वजह से, वो हमारे पास कहलाती है जी मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट एंड मैग्नेटिक्स मटीरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। यानी हमारे पास दो मैग्नेट्स आपस में लगाएं या क्या लगें किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स पे जिसमें हमारे पास आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है, इनके ऊपर लगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पिन्स अट्रैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट के बगैर ही वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये क्यों होती हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड है जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। तो वो फोर्स जो उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो कहलाएगी मैग्नेटिक फोर्स, जैसे फिगर में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दी पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी एदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। दिस कैन ऑब्जर्व वेरी इजीली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जिस तरह से हमने पढ़ा कि अभी पॉजिटिव और हमारे पास पॉजिटिव जो हैं या नेगेटिव दोनों आपस में, यानी जब हमारे पास दोनों चार्जेस सेम तरह के होंगे तो वो क्या करेंगे, तो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। इस तरह से जब हमारे पास एस या एन जो है हमारे पास, वो एक दूसरे के पास पोल्स आएंगे, क्योंकि ये एस है तो ये वाला क्या है, एन है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इस तरह से रख लो कि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, नेगेटिव है। तो देखो जब हमारे पास सेम आएंगे पोल तो क्या होगा, वो दूर दूर होंगे मैग्नेट्स, और अगर हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो पास आएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक हो गया। अब लास्ट टाइप हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये फोर्सेस कौन सी हैं, जैसे अपने मॉलिक्यूल पढ़ा, आपने पढ़ा होगा एक टर्म एटम, केमिस्ट्री की बुक में। अब एटम के अंदर हमारे पास जो है वो फोर्सेस पाई जाती हैं जो कि वहाँ पर मौजूद प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन को जो है वो आपस में जोड़े रखती हैं। वो क्या कहलाती है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे पढ़ता हूँ पहले मैं। दीज आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वी विल स्टडी दीज फोर्सेस इन दी नेक्स्ट सेक्शन, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने इसको ही डिस्कस करना है। बट अभी ये याद रख लो कि ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती है। तुमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के दरमियान पाई जाती है, जो उनको अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ड्यू टू चार्ज की वजह से होती है, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटिक पोल्स की वजह से पाई जाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होती हैं जो कि हमारे पास एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान
एटम में मौजूद पार्टिकल्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सोन। हमारे पास मोर देन 100 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं कि उनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो हमारे पास क्या है जी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के तक के समझ आ गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो मेरे बेटा आपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछना है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।